वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 8 अक्टूबर 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। आगे बढ़ने से पहले जानकारी है एनसीईआरटी के इस लाइव क्लास के बारे में, मोनोटोनस ट्रेडिशन और रियल सेवियर। 9 अक्टूबर को 3:30 बजे ये क्लास यूट्यूब पर लाइव होने वाली है, जहां पर एनसीईआरटी के बारे में आपको जानकारी मिलेगी कि उसके प्रीलिम्स और मेंस में क्या रिलेवेंस है, उसे कैसे पढ़ा जाए, कैसे नोट्स बनाया जाए और कैसे उसका जुडिशियस इस्तेमाल किया जाए। तो आपके लिए निश्चित तौर पे ये क्लास बेनिफिशियल होगी। इट विल बी रिकमेंडेड कि आप उसे ज्वाइन करें और देखें कि क्या उसमें दी गई जानकारी आपके काम की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के आर्टिकल्स आपको थोड़े कॉम्प्लेक्स लगेंगे, मैं समझाने का प्रयास करूंगा, आप बताइएगा कि मैं आपको समझा पाया या नहीं। हमारा जो पहला आर्टिकल है वो फिजिक्स में दिए गए नोबेल प्राइज के बारे में है। हाल ही में 2022 के लिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया। ये नोबेल प्राइज 3 लोगों को दिया गया है, जिनमें पहले हैं एलन एस्पेक्ट, दूसरे हैं जॉन एफ क्लॉजर और तीसरे हैं एंटन जेलिंगर। इनका जो काम था क्वांटम मैकेनिक्स को लेकर, उसके लिए इन्हें ये प्राइज दिया गया है। एग्जैक्टली इन्होंने क्या किया, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं। इन तीनों ही लोगों को ये नोबेल प्राइज फिजिक्स का मिला है। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए इंटेंगल्ड फोटॉन्स में, जो वायलेशन बेल इनइक्वालिटीज का था उसको स्टैब्लिश करने में, और क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस को और स्ट्रांग बनाने में, इन्हीं कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए इन्हें ये नोबेल प्राइज दिया गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी तक आप ये तो नहीं समझ पाए होंगे कि एग्जैक्टली इन्हें किस लिए ये नोबेल प्राइज दिया गया है, एग्जैक्टली इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया। ये समझने से पहले आपको कुछ फंडामेंटल्स क्वांटम फिजिक्स के समझने होंगे, जैसे कि इंटेंगल्ड फोटोन या क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या होता है, वायलेशन ऑफ बेल इनइक्वालिटी इसका क्या मतलब है, और क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस का फंडामेंटली मतलब क्या है। हम इन बातों को समझेंगे, उसके बाद इनके कंट्रीब्यूशन को भी समझ लेंगे। बट उसके पहले क्वांटम पार्टिकल्स होते क्या हैं। देखिए, जो क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि पार्टिकल्स एटॉम के नीचे जो आप स्टडी करते हो उसे ही क्वांटम पार्टिकल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लाइट के लिए जो क्वांटम पार्टिकल होगा दैट विल बी फोटोन, और इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो क्वांटम पार्टिकल होगा दैट विल बी इलेक्ट्रॉन। तो ये तो हो गए क्वांटम पार्टिकल्स, जैसे कि फोटोन और इलेक्ट्रॉन। जब हम इन्हें स्टडी करते हैं तो हम क्वांटम पार्टिकल्स की स्टडी इसको बोलते हैं, और फिजिक्स के जिस ब्रांच में इन क्वांटम पार्टिकल्स को स्टडी किया जाता है और इसे ही क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। तो अभी तक आपने ये समझ लिया कि क्वांटम पार्टिकल्स क्या होते हैं और क्वांटम फिजिक्स क्या होती है। अब आइए समझते हैं कि क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या होता है। लेकिन इसको समझने से पहले आपको जानना होगा एक ग्रेट डिबेट के बारे में। ये ग्रेट डिबेट आइंस्टाइन और नील बॉयर के बीच में चलती है, जहां पर दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में अपने थॉट देते हैं। ये ग्रेट डिबेट लगभग 30 सालों तक चलती है। दोनों एक दूसरे के विरोधी थे और एक दूसरे के विचारों का समर्थन नहीं करते थे और उनकी थ्योरीज को खारिज करते थे। जो इनका मेन विवाद था वो एसेंस ऑफ रियलिटी के ऊपर था, यानी कि वास्तविकता क्या है। इस बात को लेकर आइंस्टीन के विचार कुछ और थे, जबकि नील बोयर के विचार कुछ और थे, जो कि क्वांटम फिजिक्स के आधार पर अपने विचारों को रख रहे थे। आइंस्टीन का जो विचार था रियलिटी को लेकर वो बिल्कुल सिंपल और साधारण था। वो बिलीव करते थे ऑब्जेक्टिव रियलिटी में, मतलब जो रियलिटी होती है वो ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट से इंडिपेंडेंट होती है। आप किसी चीज को देख रहे हैं अथवा नहीं देख रहे हैं, उसे मेजर कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, इस बात से उस चीज की रियलिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो है सो है, यह आइंस्टीन का मानना था। उन्होंने एग्जाम्पल ये दिया कि चांद जहां पर है वहीं पर रहेगा, आप उसे देखो या ना देखो, उसे मेजर करो या फिर ना करो, इससे उसकी रियलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जबकि नील बॉयर इस बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने 1913 में हाइड्रोजन अटॉम के ऊपर दिए गए अपने पेपर में यह एक्सप्लेन किया क्वांटम फिजिक्स के डोमेन में कि रियलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि उसे कैसे ऑब्जर्व या मेजर किया जा रहा है। अगर आप किसी चीज को ऑब्जर्व या मेजर नहीं कर रहे हैं तो उसकी कोई रियलिटी नहीं होती, रैदर वो एक कंफ्यूजिंग स्टेट में होती है, या फिर एक ऐसी स्टेट में जिसे आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो नील बॉयर का यह कहना था कि रियलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि उसे कैसे ऑब्जर्व या मेजर किया जा रहा है। रियलिटी हमेशा एक जैसी नहीं होती। मुझे पता है कि अभी तो आपको नील बॉयर की बात समझ में नहीं आई होगी। नील बॉयर भी अपनी बात को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि जैसे आप डाइस यानी कि पासे को हवा में उछालते हैं तो 1 2 3 4 5 6 नंबर उस पर होते हैं, लेकिन जब वो पासा हवा में रोल कर रहा होता है, घूम रहा होता है, तो एक्चुअली में उसकी रियलिटी कोई एक नंबर नहीं होता। वो एक साथ 6 के 6 स्टेट यानी कि 6 अवस्थाओं में होती है। 6 नंबर एक साथ उसकी रियलिटी होते हैं। उसकी रियलिटी एग्जैक्टली क्या है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने उसे कब देखा। अगर आपको नंबर 3 दिखा तो वो रियलिटी आपको लगेगी कि 3 पासे का नंबर है जो आपके सामने है, बट ये तो बस एक रैंडम लोकेशन है नंबर का जो जस्ट आपके सामने आ गया। आपको 2 भी दिख सकता था और 6 भी दिख सकता था। तो रियलिटी तो इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने उसे कब देखा, दैट विल डिटरमाइन द रियलिटी। इस बात को लेकर
आइंस्टीन को मजा नहीं आया। आइंस्टीन ने इस बात का मजाक उड़ाया और उन्होंने कहा कि गॉड डाइस नहीं खेलते। जैसा कि नील बोयर बता रहे हैं कि जो रियलिटी होती है वो पासे की तरह होती है, जो एक साथ कई सारे स्टेट में होती है। लेकिन नील बोयर का यही मानना है कि कोई भी एक चीज एक साथ मल्टीपल स्टेट में हो सकती है और आपको उसका जो स्टेट दिखेगा आप उसे ही उसकी रियलिटी मान लोगे, बट ऐसा होता नहीं है। उसकी रियलिटी एक से ज्यादा होती है। तो रियलिटी इंडिपेंडेंट नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, रेदर ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट पे डिपेंड करती है। अगर आपको नील बोयर का एग्जाम्पल ये डाइस वाला समझ में ना आया हो तो मैं अपनी ओर से आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं कि आइंस्टीन क्या सोचेंगे और नील बोयर क्या सोचेंगे। राजपाल यादव जी बहुत ही डिसेंट कॉमेडियन रहे हैं इंडिया के। अगर इनकी मुलाकात मान लीजिए कि आइंस्टाइन से होती है और हम इन्हें एक क्वांटम पार्टिकल एज्यूम कर लेते हैं, तो राजपाल यादव जी आइंस्टीन को मुस्कुराते हुए मिलते हैं। आइंस्टीन का क्या मानना होगा? आइंस्टीन ये मानेंगे कि राजपाल यादव जी हमेशा मुस्कुराते हैं और यही इनकी रियलिटी है। लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई तो ये है कि ह्यूमंस में कई तरीके के इमोशंस होते हैं। इंसान मुस्कुराता भी है, रोता भी है, उदास होता है, हंसता है, सरप्राइज होता है, कंफ्यूज होता है। ये सारे ट्रेड्स या कैरेक्टरिस्टिक इंसानों में ही पाए जाते हैं, एक ही इंसान में पाए जाते हैं। आपको वो जब दिखा तब वो आपको उसकी रियलिटी लगेगी। आइंस्टीन के हिसाब से तो राजपाल यादव जी हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। अगर नील बोयर को राजपाल यादव जी का एग्जांपल देना होता तो वो ये कहते कि राजपाल यादव जी में सारे कैरेक्टरिस्टिक यानी कि कई सारी स्टेट्स एक साथ हैं। आपके लिए वो सच होगा जो आप ऑब्जर्व करेंगे। जैसे कि आप इस GIF को देखिए, यहां पर आपको दिख रहा होगा कि राजपाल यादव जी एक ही बार में कई तरीके के एक्सप्रेशंस दे रहे हैं। वो सरप्राइज्ड हैं, दुखी हैं, खुश हैं, नाराज हैं, एक साथ हैं। आपके लिए रियलिटी क्या है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उसे कब देख रहे हैं। अगर आप किसी चीज को नहीं देख रहे हैं तो फिर उसकी कोई रियलिटी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपनी स्लाइड को पीछे कर देता हूं। अब बताइए राजपाल यादव जी की स्टेट यानी कि अवस्था क्या है? वो मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं या फिर दुखी हैं? हमें नहीं पता। तो अगर हम किसी चीज को ऑब्जर्व कर ही नहीं रहे हैं, मेजर कर ही नहीं रहे हैं, तो हम उसकी रियलिटी नहीं बता सकते। हम उसकी रियलिटी केवल तब बता सकते हैं जब हम उसे ऑब्जर्व या मेजर कर रहे हों। अब हम बता सकते हैं कि उनकी क्या रियलिटी है। ये हमें मल्टीपल फेजेस में, मल्टीपल स्टेट में एक साथ दिख रही है। मैं इसे पॉज कर देता हूं। ये कंफ्यूज्ड है, मैंने इसे आगे बढ़ाया। अब ये सरप्राइज्ड हैं, आगे बढ़ाता हूं, ये खुश हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने उन्हें कब ऑब्जर्व किया। तो मतलब रियलिटी ऐसे ही वर्क करती है। तो ये डिबेट चली है लगभग 30 सालों तक कि एग्जैक्टली रियलिटी क्या है। आइंस्टाइन के हिसाब से रियलिटी स्टैटिक है, जो है सो है, आप ऑब्जर्व करो या ना करो, देखो या ना देखो। जबकि नील बोयर का यह कहना था कि ये मामला क्वांटम फिजिक्स में एप्लीकेबल नहीं है। क्वांटम पार्टिकल्स एक ही समय में कई सारी स्टेट यानी अवस्थाओं में होते हैं। आपको रियलिटी वो दिखेगी जो आप उस समय ऑब्जर्व करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जो 30 सालों की लंबी डिबेट थी नील बोयर और आइंस्टाइन के बीच की, आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन आइंस्टाइन ने सोचा कि क्यों ना नील बोयर को और बाकी के जो भी क्वांटम फिजिसिस्ट हैं उनको सबक सिखाया जाए। तो उन्होंने अपने दो दोस्तों को बुलाया, आइंस्टीन, बी पोडोल्स्की और एन रोजन। उन्होंने कहा चलो मिलकर साबित करते हैं कि ये जो क्वांटम फिजिक्स है ये चीज़ों को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रही है। और इस रेफरेंस में उन्होंने 1935 में अपना एक पेपर पब्लिश किया, जहां पे उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि अगर दो पार्टिकल्स को एक साथ लाया जाए नज़दीक में तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है। और जब आप इन दोनों पार्टिकल्स को दूर दूर लेकर चले जाएं तो इस पार्टिकल में जो भी चेंज होगा ये दूसरे वाले पार्टिकल में भी चेंज होगा। लेकिन ये चेंज किस वजह से हो रहा है, इसका कारण क्या है, ये क्वांटम फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाता। उनका ये कहना है कि मान लीजिए कि आप इस पार्टिकल को यूनिवर्स में मल्टीपल लाइट ईयर्स की दूरी पर लेकर चले जाओ, तो अगर ये पार्टिकल लेफ्ट स्पिन कर रहा है तो ये राइट स्पिन करेगा। लेकिन ऐसा क्यों होगा? अगर ये लेफ्ट स्पिन कर रहा है तो ये राइट स्पिन क्यों कर रहा है? इसका रीजन क्या है? इसका एक कारण तो ये हो सकता है कि पार्टिकल ए पार्टिकल बी को तुरंत ही ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर देता हो कि मैं लेफ्ट स्पिन कर रहा हूं, तुम राइट स्पिन करो। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी उसमें यह बताया गया है कि कोई भी चीज लाइट से ज्यादा स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकती। तो उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को आधार बनाया अपनी EPR पैराडॉक्स को एक्सप्लेन करने के लिए। उन्होंने बोला कि ये वाला तो हो ही नहीं सकता, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट नहीं हो सकती। तो फिर ये क्यों हो रहा है? इसका जवाब देने के लिए आइंस्टीन ने बोला कि ये लोकल वेरिएबल्स की वजह से होता है। उन्होंने एक लोकल वेरिएबल थ्योरी दी। लोकल वेरिएबल थ्योरी को आप कॉम्प्लेक्स मत करिए, बहुत ही आसान तरीके से समझिए। वो ये कहते हैं कि जब हम दोनों पार्टिकल्स को आपस में नजदीक लेकर आते हैं ना, तो ये आपस में बातचीत कर लेते हैं कि मैं लेफ्ट घूमूंगा तो तू राइट घूमना। मतलब दोनों में एक तो फिक्सिंग हो जाती है। वो पहले से अपनी वेरिएबल यानी कि अपनी जो ट्रेड्स हैं वो फिक्स कर लेते हैं। अब आप उसको 10,000 लाइट ईयर की दूरी पे लेके चले जाओ, ये लेफ्ट घूम रहा है और ये राइट घूमेगा, तो ये मत सोचो कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो रही है, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकती, ये तो पॉसिबल नहीं है। बिकॉज थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन लाइट से ज्यादा ट्रेवल नहीं कर सकती, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल क्या है? लोकल वेरिएबल थ्योरी पॉसिबल है। मतलब ये आपस में पहले ही सांठगांठ कर लेते हैं कि मैं लेफ्ट घूमूंगा तो तू राइट घूमना, ये पॉसिबल है। इस तरीके से उन्होंने ये कहा कि एक्चुअली में जो क्वांटम फिजिक्स है वो
दो पार्टिकल्स के इस बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं करती। और पार्टिकल्स के इस बिहेवियर को आइंस्टाइन ने स्पूकी एक्शन एट डिस्टेंस कहा, मतलब दूरी पर होने वाली कुछ अजीब या भूतिया घटना या कुछ ऐसा जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ये ईपीआर पैराडॉक्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना ही था कि यह साबित किया जाए कि जो क्वांटम फिजिक्स है वो फिजिकल फिनोमेना को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं वो अपनी इस घटना में या अपने इस इंटेंशन में सक्सेसफुल भी हो गए, लेकिन इस पूरी इंसिडेंट का जो एक आधार था वो ये था कि थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग कोई भी चीज लाइट से तेज ट्रेवल नहीं कर सकती। और ये इनको बैकफायर कर गया, क्योंकि बाकी के साइंटिस्ट ने उनके इसी आधार को पकड़ लिया। उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया कि नहीं, ये एक्चुअली में इंफॉर्मेशन ही ट्रांसमिट हो रही है, और ये जो इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन है ये लाइट की स्पीड से तेज हो रहा है। और यहां पर वो ये कहना शुरू कर देते हैं कि आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ना, वो क्वांटम फिजिक्स को एक्सप्लेन नहीं करती। ये तो नहीं कह सकते कि गलत है, क्योंकि उसने कई सारे फिजिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन किया, लेकिन वो ये कहने लग जाते हैं कि देखो ये बात सही है, यहां इंफॉर्मेशन ही ट्रांसमिट हो रही है, कोई सांठगांठ नहीं हुई है, कोई लोकल वेरिएबल काम नहीं कर रहा है। तो उन्होंने लोकल वेरिएबल थ्योरी को क्रॉस कर दिया ये बोल के कि यहां पे ये जो पार्टिकल है ना, ये इसको इंफॉर्मेशन देता है कि मैं लेफ्ट ट्रेवल कर रहा हूं, अब तुम राइट ट्रेवल करो। और ये इंफॉर्मेशन इतनी तेजी से ट्रांसमिट होती है कि लाइट से भी तेज स्पीड से ट्रांसमिट हो रही है। मतलब ये जो आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो क्वांटम फिजिक्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। और ये बताने वाले जो व्यक्ति थे वो थे बेल। उन्होंने अपना एक हाइपोथेसिस क्रिएट करिया। जब भी आप कोई रिसर्च करते हो ना, तो एक आप आधार बनाते हो। तो जो जॉन बेल थे, उन्होंने 1964 में अपना पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने एक आधार बनाया। आधार ये था, उन्होंने एक अपनी इनइक्वालिटी को आधार बनाया, बेल्स इनइक्वालिटी। उन्होंने बोला कि अगर मेरी इनइक्वालिटी सही साबित होती है तो आइंस्टीन करेक्ट है, लेकिन अगर ये मेरी जो इनइक्वालिटी है ये वायलेट हो जाती है तो नील बोयर सही है। मतलब जो रियलिटी है वो चेंज होती रहती है, ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करती है, और अगर वायलेशन नहीं होता है तो आइंस्टाइन सही है, रियलिटी जो है वो है। इन्होंने एक्चुअली में मैथमेटिकल इक्वेशंस का सहारा लिया, प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता का सहारा लिया, और उनको यह मिला कि जो उनकी इनइक्वालिटी का प्रिंसिपल है, बेल्स इनइक्वालिटी, वो वायलेट हो गई। वायलेट होने का मतलब यह है कि आइंस्टाइन गलत साबित हो गए और नील बोयर सही साबित हो गए। तो आइंस्टीन का ये जो प्रिंसिपल था लोकल वेरिएबल थ्योरी का, इसको फंडामेंटली बेल्स इनइक्वालिटी के प्रिंसिपल में डिफाई कर दिया गया, ये बोल के कि दो क्वांटम पार्टिकल्स आपस में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं और उसके बेसिस पे उनका बिहेवियर चेंज होता है। और इसे ही बाद में आगे चल के क्वांटम इंटेंगलमेंट कहा गया। दो पार्टिकल्स आपस में इंटेंगल हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और एक का बिहेवियर दूसरे के बिहेवियर को प्रभावित करता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी दूरी पर हैं या उनके बीच में कोई मीडियम है अथवा नहीं है। ये तो होगी बेसिक प्रिंसिपल की बात। यहां पर मैंने आपको क्वांटम इंटेंगलमेंट भी समझा दिया है, और जो बेल्स की इनइक्वालिटी थी वो यही थी। बेल ने, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बेल्स की इनइक्वालिटी में बस इतना ही था कि बेल की इनइक्वालिटी अगर मिलती है तो आइंस्टाइन सही थे, अगर वायलेट हो गई तो नील बोयर सही थे, और वायलेट हो गई मतलब नील बोयर सही थे। और इसका रिजल्ट क्या निकला कि जो लोकल वेरिएबल थ्योरी थी आइंस्टाइन की वो गलत साबित हो गई, जहां पे उन्होंने बोला कि पहले ही आपस में साठ-गांठ कर लेते हैं कि मैं लेफ्ट घूमूंगा तुम राइट घूमना, ये गलत साबित हो गया। उन्होंने कहा कि एक्चुअली में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट होती है बहुत दूरी पर, बहुत कम समय में, लाइट से भी ज्यादा स्पीड से, और यहां पे चैलेंज किया गया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को। ये बेसिक प्रिंसिपल रहा। अब देखिए अभी हाल फिलहाल में जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है वो क्या है। जॉन क्लॉजर ने एक ऐसा उपकरण बनाया जहां पे उन्होंने दो इंटेंगल फोटॉन्स को अलग अलग दूरी पर रखा ऐसे, और फिर उनका पोलराइजेशन करके उनके बिहेवियर को स्टडी किया, और उन्होंने ये पाया कि जो बेल की इनइक्वालिटी है वो वायलेट हो रही है। बिल्कुल वही बात जो यहां पे बेल ने कही थी, तो वो बात साबित हो गई। मतलब क्वांटम इंटेंगलमेंट में इंफॉर्मेशन एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को देता है और उसके बेसिस पे उसका बिहेवियर चेंज होता है। ठीक है, अभी ये केवल क्वांटम लेवल पे पार्टिकल्स में हो रहा है। ये वैसे भी हो सकता है अगर भविष्य में ये दो इंसानों के बीच हो पाया तो एक इंसान का बिहेवियर दूसरे इंसान को प्रभावित करेगा, वो चाहे उससे लाखों करोड़ों वर्ष लाइट ईयर्स की दूरी पर हो या किलोमीटर्स की डिस्टेंस पर हो, वो अपनी बिहेवियर्स को अफेक्ट करने लगेंगे। ठीक है, अब देखिए जो दूसरे हैं एलन एस्पेक्ट, इन्होंने जो लूप होल्स थे उनको हटाया। इन्होंने मेजरमेंट की सेटिंग को बदलकर भी चेक किया कि क्या जो रिजल्ट्स हैं वो सेम आ रहे हैं। उन्होंने उन लूप होल्स को हटाने का प्रयास किया जिसकी वजह से क्वांटम पार्टिकल्स का बिहेवियर प्रभावित हो सकता था। तो इन्होंने इस चीज पर अपना काम किया, इनका ये कंट्रीब्यूशन रहा। फर्दर जो एंटोन जेलिंगर थे उनका कंट्रीब्यूशन रहा क्वांटम
इंटेंगलमेंट में इन्होंने रिसर्च की। फर्दर इन्होंने क्वांटम टेलीपोर्टेशन के ऊपर काम किया। अब देखिए टेलीपोर्टेशन वो वाला नहीं है जहां पे एक इंसान को गायब करके दूसरी जगह पे लेकर चले जाते हैं, ये तो अभी पॉसिबल है भी नहीं, हो सकता है भविष्य में कभी हो जाए। यहां पर जिस क्वांटम टेलीपोर्टेशन की बात हो रही है दैट इज अबाउट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को आप क्वांटम या क्यूबिट्स की मदद से एक जगह से दूसरी जगह सेफली कैसे लेके जा सकते हैं, दैट इज क्वांटम टेलीपोर्टेशन, जिसका इस्तेमाल हाल फिलहाल में काफी ज्यादा हो रहा है रिसर्च के पर्पसेस में, जिसे आप क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के तौर पे देखते हैं। चाइना करता रहता है, हमने इसके संबंध में कई सारे आर्टिकल्स भी डिस्कस किए हैं कि कैसे आप क्वांटम की का इस्तेमाल करके सेफली इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हो। तो क्वांटम टेलीपोर्टेशन इज अबाउट टेलीपोर्टेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय मींस ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी। तो ये पूरा आर्टिकल क्वांटम फिजिक्स पे और नोबेल प्राइज के बारे में रहा। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री के बारे में है। हाल ही में 3 लोगों को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया है, कैरोलीन आर बर्टोजी, मॉर्टेन मेडल और के बैरी शार्प्लेस। इन लोगों को ये केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया है क्लिक केमिस्ट्री में उनके द्वारा किए गए योगदान के लिए। क्लिक केमिस्ट्री में ये जो नाम है क्लिक, ये इस बात पर निर्भर करता है या ये उस साउंड से निकाला गया है, अगर आप प्लेन में बैठते हैं तो सीट बेल्ट लगाते हैं, सीट बेल्ट लगाते वक्त क्लिक की आवाज आती है, तो उसी क्लिक से इस क्लिक केमिस्ट्री का नाम निकाला गया है। या फिर आप कार वगैरह में भी बैठो तो वहां पे भी आपको सीट बेल्ट लगाना पड़ता है, तो क्लिक की आवाज आती है। तो यहां पे वही क्लिक का मतलब है, मतलब 2 हिस्सों को जोड़ना, दैट इज विद द साउंड ऑफ क्लिक। तो यहां पे कुछ और जोड़ते होंगे। अब यहां पे देखिए सीट बेल्ट तो जोड़ेंगे नहीं, केमिस्ट्री है तो जो केमिकल कंपाउंड्स है उनको जोड़ा जाता है। तो यहां पे क्लिक केमिस्ट्री में बेसिकली केमिकल कंपाउंड्स को जोड़ा जाता है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स और नए कंपाउंड्स बनाए जाते हैं जिनसे हम मेडिसिन वगैरह बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। अभी तो हो गया कि केमिकल कंपाउंड्स को आपस में जोड़ेंगे, जैसे सीट बेल्ट को जोड़ते हैं तो क्लिक की आवाज आती है, तो क्लिक केमिस्ट्री हो गया। असल मामला यह है कि कौन से कंपाउंड जोड़ेंगे और किस तरीके से जोड़ेंगे, इसी के ऊपर जो इनका काम है, इसी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है। कौन से मॉलिक्यूल्स, जो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल्स होंगे वो आसानी से जुड़ जाएंगे, आसानी से रिएक्ट कर जाएंगे, आपको ऐसे मॉलिक्यूल्स को ढूंढना है और उनको आपस में जोड़ना है। यही रिसर्च का बेसिक पर्पस था। तो बेसिकली साइंटिस्ट का ये काम है कि वो ऐसे मॉलिक्यूल्स को ढूंढें जो आसानी से एक दूसरे में फिट हो जाएं और क्लिक की आवाज के साथ जोड़े जा सकें एज पर दी नोटेशन क्लिक केमिस्ट्री, और जो रिजल्टेंट केमिकल रिएक्शन होगा वो ज्यादा इफिशियंट होगा। आपको ऐसा करना है कि आप मेड फॉर ईच अदर काइंड ऑफ सिचुएशन देखो। जैसे कई बार आप आते जाते किसी से टकरा जाते हो ना, कोई लड़का किसी लड़की से, कोई लड़की किसी लड़के से, आपको फील होता है कि हम तो मेड फॉर ईच अदर हैं, मतलब उसके बाद उनका बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग हो जाता है, दे कैन कनेक्ट वेरी इजीली। सिमिलरली आपको ऐसे केमिकल कंपाउंड्स बनाने होंगे जो आपको ऐसा महसूस हो कि मेड फॉर ईच अदर हैं, और तभी तो उनके बीच का बॉन्ड स्ट्रांग होगा, और बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो उनकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। तो जो क्लिक अप्रोच है वो इसी बात पे एम्फेसिस करता है कि नेचर देखो कितनी एफिशिएंसी से कंपाउंड्स को जोड़ती है, ये मत देखो नेचर कैसे जोड़ता है और उसका प्रोडक्ट क्या बनता है, वो छोड़ो, क्योंकि वो तो हम लैब में जोड़ेंगे, हमें जैसे जोड़ना है हम वैसे जोड़ेंगे और हमें जो प्रोडक्ट बनाना है हम वो बनाएंगे। आप इफिशियंसी देखो नेचर की और उसकी इफिशियंसी को पकड़ो और वैसे ही केमिकल कंपाउंड्स को जोड़ने का प्रयास करो। अब इससे क्या फायदा मिलेगा केमिस्ट्री का? एप्लीकेशन ये है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हमें कई सारे केमिकल कंपाउंड्स जो हमारी बॉडी में बनते हैं उनको लैब में बनाना पड़ता है, क्योंकि बॉडी कई बार कैपेबल नहीं होती ना, कोई बीमारी हो गई तो केमिकल कंपाउंड्स बना नहीं पा रही है, फिर आपको लैब में बनाना होगा। लैब में जब ऐसे कंपाउंड्स को डेवलप किया जाता है तो 1 किलोग्राम ड्रग बनाने में आपको 25 से 100 किलोग्राम तक केमिकल वेस्ट निकालना पड़ जाता है। अगर आप क्लिक केमिस्ट्री का इस्तेमाल करो तो ये वेस्ट कम हो सकता है। जैसे शार्प्लेस ने जो डिस्कवरी करी उसमें उन्होंने बताया कि अगर आपको कोई भी नाइट्रोजन कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड बनाना है, साइक्लिक कंपाउंड कुछ ऐसे दिखते हैं, तो आपको जो कैटलिस्ट इस्तेमाल करना है वो कॉपर इस्तेमाल करना है। आप कॉपर को अगर कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल करोगे तो जो बॉन्ड्स होंगे वो बहुत आसानी से बन जाएंगे और उसके बाद जो डिजायर्ड केमिकल कंपाउंड है वो आपको मिल जाएगा और बाई प्रोडक्ट ना के बराबर होगा, नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, वेस्टेज नहीं निकलेगा। तो ये उन्होंने बताया, ये एप्लीकेशन है क्लिक केमिस्ट्री का। तो क्लिक केमिस्ट्री का इस्तेमाल आगे चल के हम केमिकल प्रोसेसेस में कर सकते हैं, लिविंग सेल्स में भी कर सकते हैं। हमारी बॉडी की सेल्स हैं उनमें जो एंजाइम्स वर्क करते हैं हम उन्हें कैसे आपस में जोड़ के अपनी बॉडी को सही तरीके से बेहतर इफिशियंसी ला सकते हैं। कैंसर के ट्रीटमेंट में भी ये सहायक साबित होगा क्लिक केमिस्ट्री। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है ये पार्ट जिसके लिए केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल चोला डायनेस्टी के बारे में है। हाल फिलहाल में कुछ लोगों का ये कहना है कि चोला डायनेस्टी में जो किंग्स हैं उन्हें हिंदू की तरह पोर्ट्रे किया गया है, जबकि हिंदुज्म एक क्लियर फॉर्म में उस समय नहीं हुआ करता था। तो एक कंट्रोवर्सी इमर्ज होकर आई है, वो सैविज्म को फॉलो करते थे। हालांकि ये बात सच है कि सैविज्म, वैष्णविज्म या शक्तिज्म ये सब हिंदुज्म के ही पार्ट रहे हैं, बट कंट्रोवर्सी फिर भी है। इसी रेफरेंस में ये आर्टिकल एक बार फिर से न्यूज़ में, हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था, तो फंडामेंटल्स एक बार फिर से देख लेते हैं। इंपीरियल चोला डायनेस्टी जो है उसे विजयालय जी ने फाउंड किया था। इन्हें मेडवल चोला भी कहा जाता है। ये पल्लवास के पहले फ्यूडल लॉर्ड हुआ करते थे।
और उसके बाद इन्होंने पांड्यास को हराने में पल्लवास की मदद की और धीमे धीमे पावरफुल हो गया, इन्होंने अपना स्टेट बना लिया, राज्य बना लिया। वर्तमान की लोकेशन देखें तो तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में इनका राज्य फैला हुआ था। 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में जो चोला डायनेस्टी थी वो अपने इंपीरियल पीरियड में थी, काफी ज्यादा वास्ट एक्सटेंशन था इनका। राष्ट्रकूटाज जो डेक्कन के एरिया में थे और चालुक्य जो आंध्र प्रदेश के रीजन में थे, ये इनके कॉन्टेम्परेरी थे और इनसे इनका कन्फ्रंटेशन भी चलता था। नेवी इनकी बहुत ताकतवर थी, इसीलिए इन्होंने मलेशिया, सुमात्रा तक जो जीत है वो हासिल की। मैप में देखिए ये पूरा एरिया या तो डायरेक्ट उनके रेन में था या उनके इन्फ्लुएंस में था। तो पूरा साउथ इंडिया और श्रीलंका तो इनके डायरेक्ट रूल में हुआ करता था। सेंट्रल अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन में राजा हुआ करता था। प्रोविंसेस को कई सारे हिस्सों में डिवाइड करके रखते थे जिन्हें मंडलम कहा जाता था। हर मंडलम को लीड करने के लिए एक सेपरेट गवर्नर होता था। फर्दर जो मंडलम था उसे कई सारे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया जाता था जिसे नाडु कहते थे। जो सिस्टम था रूल का वो ये था कि हर विलेज सेल्फ गवर्निंग यूनिट की तरह काम करता था चोलास के एरा में। तो ये स्ट्रक्चर था, मतलब मंडलम, मंडलम के नीचे नाडु और नाडु के नीचे सेल्फ गवर्निंग विलेजेस। जो ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स हैं उन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी यूनेस्को के रखा गया है। 11वीं से 12वीं शताब्दी में बनाया गया 3 टेम्पल्स इसमें आते हैं, बृहदेश्वर टेम्पल, गंगईकोंड चोलेश्वरम टेम्पल और ऐरावतेश्वर टेम्पल। बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर में है, राजराजा वन ने इसको बनवाया था। लार्जेस्ट बिल्डिंग है इंडिया में उस समय की। राजेंद्र चोल जो कि राजराजा के बेटे थे, उन्हें गंगईकोंड चोल के नाम से भी पुकारा जाता है। इसका मतलब यह है कि वो चोल राजा जिन्होंने गंगा के हिस्से तक जीत हासिल की, उन्होंने चोला कैपिटल को गंगईकोंड चोलपुरम बना दिया। नॉर्थ की जीत के बाद वो वापस आया तो उन्होंने गंगईकोंड चोलपुरम नाम का एक शहर बसाया था। जो मिडवल चोलास थे ये 1070 सीई सेंचुरी एडी के आसपास डिक्लाइन करने लग जाते हैं जब वीर राजेंद्र चोल की मृत्यु हो जाती है। ये राजेंद्र चोल के बेटे थे। लिटरेचर्स की बात करें तो कई सारे डिवोशनल लिटरेचर्स उस समय में लिखे गए। जैन और बुद्धिस्ट राइटिंग्स को भी अप्रिशिएट किया गया। फर्दर नालाइरा दिव्य प्रबंधम, ये कंपाइलेशन है 4000 तमिल वर्सेस का, वो इसी समय का है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया की शुगर इंडस्ट्री के बारे में है। शुगर सीजन जो अक्टूबर सितंबर का रहा है 2021-22 का, उसमें इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया है शुगर का, लेकिन सबसे बड़ा एक्सपोर्टर नहीं है। एक्सपोर्ट में अभी भी हम दूसरे नंबर पे हैं। क्यों? क्योंकि हम सबसे बड़े कंज्यूमर भी हैं। हम चीनी को चाय में, कॉफ़ी में घोल के पी जाते हैं और जो बच जाता है उसको शरबत बना के पी जाते हैं। तो हमारा कंजम्पशन इतना ज़्यादा है कि हम डिस्पाइट बीइंग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर लार्जेस्ट एक्सपोर्टर नहीं है, सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं, क्योंकि चीनी की कंजम्पशन, खपत बहुत ज़्यादा है इंडिया में। तो देखिए चीनी यानी कि जिससे निकलता है क्रॉप गन्ना, हाईली वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में होता है। 21 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए इसके लिए और 75 से 100 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल लगभग हर प्रकार की सॉइल में हो जाता है। ये इसकी खास बात है अगर आप गन्ने की बात करते हैं, शुगर केन की बात करते हैं तो। इरिगेटेड क्रॉप है, पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और मैनुअल लेबर भी रिक्वायर्ड होता है। कई सारी चीज़ें इसमें से निकलती हैं शुगर केन में से। शुगर तो चीनी तो निकलता है, जैगरी यानी कि गुड़, खाटसरी खाड़ और मोलासिस जो उसकी खोई होती है उसको एथेनॉल प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना शुगर क्वीन को प्रोड्यूस करते हैं। शुगर का इस्तेमाल एथेनॉल के लिए भी हो रहा है और उसका एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए उसका जो वैल्यू चेन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है और फर्दर जो फार्मर्स शुगर केन उगाते हैं उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी इंप्रूव हो रही है। तो शुगर केन में इसलिए हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ा है। फर्दर जो एथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट्स हैं उनको पूरा करने के लिए भी हमें शुगर इंडस्ट्री की आवश्यकता पड़ी रही है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में अपनी सिल्वर जुबली को सेलिब्रेट किया है न्यू दिल्ली में। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को 1997 में सेटअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। कौन कौन शामिल था जब QIC को बनाया जा रहा था? एसोचैम, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और FICCI यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये एसोसिएशंस भी थे और गवर्नमेंट तो थी ही। मिस्टर रतन टाटा जी को इसका पहला चेयरमैन बनाया गया था। QIC एक नेशनल बॉडी है, मान्यता देती है, एक्रेडिटेशन देती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड की गई है 1860 में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल UN पीस कीपिंग के बारे में है। यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग चीफ जीन पियरे लेक्रॉक्स वो इंडिया के विजिट पे आ रहे हैं। उन देशों के विजिट पे हैं जो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं पीस कीपिंग फोर्सेस में। UN पीस कीपर्स सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं, पॉलिटिकल और पीस बिल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं किसी भी ऐसी कंट्री में जो डिफिकल्ट सिचुएशन में है, जो कॉन्फ्लिक्ट से पीस की ओर ट्रांजिशन में है। 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं UN पीस कीपिंग फोर्सेस के। पहला, कंसेंट ऑफ पार्टीज, दोनों पार्टीज चाहेंगी तभी पीस कीपिंग फोर्सेस जाएंगी, नहीं तो नहीं जाएंगी। इम्पार्शियलिटी, वो किसी का पक्ष नहीं लेंगे। और तीसरा, वो हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे
केवल सेल्फ डिफेंस के लिए ही उनके पास हथियार रहेंगे। सिक्योरिटी काउंसिल अप्रूव करती है इंटरनेशनल पीस के लिए, जो चार्टर है वो जिम्मेदारी देता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंटरनेशनल पीस मेंटेन करें, और इसके लिए ये पीस कीपिंग फोर्सेस का सहारा लेते हैं। फाइनेंसिंग की बात करें तो जो खर्चा आता है वो सभी मेंबर्स बियर करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इकोनॉमिक वेल्थ। जो परमानेंट मेंबर्स हैं उन्हें ऑब्वियसली ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। सर्विसेज के लिए जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया जा चुका है। इन्हें कई बार ब्लू बैरेट या ब्लू हेलमेट्स भी कहा जाता है, बिकॉज ये ब्लू बैरेट्स पहनते हैं। आप इस इमेज में देखो तो इसीलिए इनको ब्लू बैरेट बोलते हैं। रिवीजन कर लेते हैं। चोला डायनेस्टी 9वीं सेंचुरी में अमोघवर्ष वन ने फाउंड किया, गलत है, विजयालय वन ने फाउंड किया था ना। सुगर केन 21 से 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ये सही है। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इंटेंगल फोटॉन्स और वायलेशन ऑफ बेल इनइक्वालिटी, इसको स्टैब्लिश करने को लेकर ये नोबेल प्राइज इस बार दिया गया है फिजिक्स का। देखो ये फाल्स लिखा हुआ है बट यही फाल्स है, मतलब ये ट्रू है, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट सही है, गलत नहीं है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडी है, गलत है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना। यूएन पीस कीपिंग, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑथराइज करती है पीस कीपिंग ऑपरेशंस को, ये सही है, ये तो मैंने भी आपको बताया अभी। तो हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। पीडीएफ आपको ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जहां पर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी जा सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच।